चलो, फर्स्ट न्यूज अबाउट नमो ड्रोन दीदी स्कीम। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ड्रोन्स जिसको हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजेशन में, रूरल डेवलपमेंट में, या ऐसे ही किसी भी तरह के रूरल लाइवलीहुड मिशन में जिनमें ड्रोन्स का यूटिलाइजेशन हो सकता है। उसमें जो रूरल वुमेन है, उनके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये एक प्रोजेक्ट है। इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है 23 से लेके 26 तक, जिसको 2 फेजेस में किया जाएगा। बजट एलोकेशन 1261 करोड़ है और टारगेट क्या है कि 15,000 ड्रोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट 500 ड्रोन्स प्रोक्योर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू लीड फर्टिलाइजर कंपनीज, एंड उसके बाद बाकी के 3090 ड्रोन्स जो हैं वो फर्स्ट फेज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए जाएंगे। इंप्लीमेंटिंग बॉडीज, जैसे अब हमें पता है एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन के लिए है तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अंदर दीन दयाल योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, लीड फर्टिलाइजर कंपनीज। उसमें स्टेट लेवल कमेटीज का क्या रोल रहेगा? द कमेटी एज द स्टेट लेवल ओवरसी द फॉलोइंग। अब सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है लेकिन स्टेट लेवल पे भी कमेटीज बनाई जाएंगी जो कि आइडेंटिफाई करेंगी कहाँ कहाँ पे ड्रोन्स जो है उनको यूज किया जाएगा। जो प्रोग्रेसिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जैसे कि ड्रोन की पायलट ट्रेनिंग या एडिशनल जो है हम एग्रीकल्चर स्पेसिफिक ट्रेनिंग फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। बाकी इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं उनकी फैमिलीज जो है उन सबको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इसमें जितनी भी गैप्स हैं, यूजेजेस हैं, उनको कवर किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ कहाँ पे यूज ज्यादा है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कहाँ कहाँ पे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स तो वो ज्यादा हो सकती हैं, उसके बेसिस पे। साथ में बिजनेस कोऑर्डिनेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अदर लीड फर्टिलाइजर कंपनीज। ठीक है, तो ये इसके बीच में हमारा रोल हो गया स्टेट लेवल कमेटी का। उसके बाद आ गया फीचर्स। ड्रोन्स एज पैकेजेस इंक्लूड्स मैंडेटरी पायलट ट्रेनिंग एंड एग्रीकल्चर स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तो ये तो होना चाहिए, पायलट ट्रेनिंग आपकी करवाई जाएगी। लाइवलीहुड सपोर्ट में आपको स्प्रेइंग लिक्विड फर्टिलाइजर्स एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें भी ऑन रेंटल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। प्रमोशन ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स। नैनो फर्टिलाइजर्स जो है इनको नीम कोटेड यूरिया इसमें यूज करते हैं। ये फर्टिलाइजर्स जो है एक तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, उनको यूज करेंगे थ्रू ड्रोन्स एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके आउटकम क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? बिजनेस एंड लाइवलीहुड सपोर्ट आएगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर को हम मॉडर्नाइजेशन कर पाएंगे, जो कन्वेंशनल पुराने मेथड्स हैं वो नहीं यूज करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट होगी क्योंकि है ही सिर्फ वुमेन सेंट्रिक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, जिनमें उनको टेक्निकल स्किल मिलेगा या उनको एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स प्रिसीजन फार्मिंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, एग्जांपल नैनो फर्टिलाइजर्स। सिग्निफिकेंस क्या है? वही सारी चीजें हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में जो गैप है इंडिया में इतना बड़ा, जो हम ड्रोन्स यूज नहीं कर पा रहे, तो उसमें हम ये ड्रोन टेक्नोलॉजी गैप को फुलफिल करेंगे। वुमेन लेड बिजनेसेस जो है उनको एनकरेज करेंगे। एंड लास्टली सपोर्ट्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू इनोवेटिव टूल्स। राइट, नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है ये मेजर न्यूज है। आपको मैंने कल भी बोला था हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन। तो अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को अप्रूव कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? जैसे हमारी कंट्री में फेडरलिज्म को अगर हम समझें तो देयर आर 2 लेवल्स। सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है। नाउ बीइंग इन अ डेमोक्रेटिक नेशन, हमें पता है कि हमारे कंट्री का एक इलेक्टोरल प्रोसीजर है जो कि एवरी 5 इयर्स के बाद फंक्शन करता है, सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी। जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारे पास लोकसभा है तो उसकी 5 साल बाद इलेक्शंस होती है, स्टेट लेवल पे विधानसभा है उसकी भी 5 साल बाद इलेक्शंस होती है। सो इनिशियली अगर हम देखें प्री इंडिपेंडेंस टाइम से, अगर हम इन चीजों को एवोल्यूशन देखें कि वन नेशन वन इलेक्शन के एवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, तो 1935 का सबसे पहले एक्ट आया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट आया था फॉर इंडिया, जिसमें ये चीजें सबसे पहले आई थी कि सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जो इलेक्शंस हैं वो अलाइन करके एक टाइम पे होंगी। प्रोविंशियल लेवल मतलब आज का स्टेट लेवल। फिर उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में एनफोर्स हुआ, अडॉप्ट हुआ, और उसके बाद फाइनल 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए हमारी कंट्री में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जब हुए तो वो दोनों लेवल्स पे हुए, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी साइमल्टेनियसली होते गए। और टिल 1967 ये जो इलेक्शंस हैं ये कंटिन्यू रहे। आफ्टर एवरी 5 इयर्स जो इलेक्शंस होते थे वो कॉमन होते थे, मतलब इट वाज एक्चुअली वन नेशन वन इलेक्शन।
फ्रॉम 1952 टू 1967। लेकिन 1967 के बाद कुछ ऐसी स्टेट्स में हमें देखने को मिला कि डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो गई, नई स्टेट्स की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई, जैसे कि हरियाणा नई स्टेट बन गई 1966 में, ठीक है। और उसके बाद कर्नाटका, केरला, बहुत सारी स्टेट्स कॉन्टिन्यूसली, छत्तीसगढ़ बन गई, उत्तराखंड बन गई। विद टाइम हमारे पास नई स्टेट्स भी बनती गई। जो पुरानी स्टेट्स थी वहां पे कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से विधानसभा का टाइम पीरियड जल्दी डिसॉल्व हो गया। कई बार हमें ऐसे देखने को मिला कि लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 ईयर से ज्यादा एक्सटेंड हो गया। कई बार इमरजेंसीज लगी, 3 बार नेशनल इमरजेंसीज लगी, तो लोकसभा के टेन्योर अफेक्ट हुआ। स्टेट में इमरजेंसी लगी रही, जैसे JNK की असेंबली है तो वहां पे असेंबली में जो डेजोल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं रहा। पंजाब में 1984 से 94 तक फॉर अराउंड 10 ईयर्स तक स्टेट असेंबली जो है वो डिसॉल्व रही। तो जो टाइम पीरियड है उसमें बहुत ज्यादा डिसरप्शन जो है वो क्रिएट हो गई स्टेट असेंबलीज में, ठीक है। उसके साथ साथ लोकसभा में भी होता गया। तो 1969, 70, 75, 80 इन सारे ईयर्स तक हम देखें तो हमारा कंप्लीटली जो है जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। पैरेलली पहले क्या होता था, एक टाइम पे इलेक्शंस होते थे, अब ऐसे नहीं है। अब 5 साल में हम देखें तो एक बार सेंटर की भी इलेक्शन होती है, एक बार स्टेट की भी इलेक्शन होती है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया। देयर वर सम अटेम्प्ट्स, जैसे कि लॉ कमीशन बना 1999 में, उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्शन रिलेटेड डिस्ट्रप्शन है इसको और जो कॉस्ट है इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी 2015 में जिसने ये चीज हाईलाइट की कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए इलेक्टोरल एक्सपेंस को कम करने के लिए। तो सबसे बड़ा जो हमारा इशू है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, दैट इज कॉस्ट। ये कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। जैसे अगर हम देखें कि अगर हम कंपेयर करें डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को, तो हमें पता है कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कन्वीनियंट या मोस्ट मतलब रिलायबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज मोस्ट कॉस्टली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा महंगा है क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें पता है देयर इज सम इलेक्टोरल प्रोसीजर जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और कॉस्ट दो तरह की कॉस्ट होती है। एक तो है कि जो गवर्नमेंट की कॉस्ट है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कॉस्ट है इलेक्शन करवाने में, जैसे कि ईवीएम्स खरीदने पड़ते हैं, इतने सारे एजेंट्स जो है उनको अपॉइंट करना पड़ता है, इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उनकी ड्यूटीज लगती हैं, इतना ज्यादा पेपर लगता है, इतनी ज्यादा मैन पावर लगती है। दूसरी एक कॉस्ट है जो कि हिडन भी है कॉस्ट, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज स्पेंड करती हैं अपने रैलीज में, अपने होर्डिंग्स में, अपने एडवर्टाइजमेंट में। अभी रिपोर्ट आई थी जो 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें 60,000 करोड़ रुपीज, 60,000 करोड़ रुपीज जो है कलेक्टिवली खर्चा गया था सिर्फ एक इलेक्शंस के लिए, वो भी सेंटर के इलेक्शंस के लिए। तो इसमें इतना ज्यादा कॉस्ट है। 2017 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2017 में, उसने भी यही प्रपोज किया था कि हमें अपनी कंट्री में वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसको री इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो इनके बेनिफिट्स की बात करें, क्या क्या बेनिफिट्स है वन नेशन वन इलेक्शन के, तो जैसे पहले हमें पता है स्ट्रीमिंग गवर्नेंस एंड रिड्यूसिंग पॉलिसी पैरालिसिस। गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना। अब अगर हर 5 साल के बाद या 5 साल के बीच में हर स्टेट में हम देखते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर इलेक्शन होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर नहीं पाती। अब पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व, एवरी ईयर दे आर इन्वॉल्व इन फाइटिंग इलेक्शंस। कभी कहीं इलेक्शंस है, अभी पिछले साल अगर हरियाणा में इलेक्शंस थी, हिमाचल में इलेक्शंस थी, उसके बाद इस साल हरियाणा में इलेक्शंस थी, अभी महाराष्ट्र में इलेक्शंस थी, अभी दिल्ली की इलेक्शंस आने वाली हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी सारा टाइम बिजी हैं इलेक्शंस में। तो इससे क्या होगा, हमारे गवर्नेंस जो है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ गया तो एक अनइंटरप्टेड 5 ईयर्स तक गवर्नेंस जो है वो चलेगी। जो हमारे इलेक्टोरल एम्स होंगे वो लॉन्ग टर्म एम्स होंगे, शॉर्ट टर्म एम्स नहीं होंगे कि अभी इस स्टेट में इलेक्शंस आ रही हैं तो यहाँ पे हम कुछ प्रोवाइड कर दें, ठीक है। दूसरा बेनिफिट हमारा होगा सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इलेक्टोरल कॉस्ट। ये आपको बताया ही है, इतना इलेक्टोरल कॉस्ट जो है वो हम स्पेंड करते हैं। जैसे भी हमने बात की तो साइमल्टेनियस इलेक्शन में, अब सेंटर में इलेक्शन है तो पैसा खर्चो, फिर स्टेट में इलेक्शन है तो पैसा खर्चो, हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट है एनहांस्ड वोटर एंगेजमेंट एंड टर्नआउट। अब इतनी ज्यादा अगर इलेक्शंस हो रही हैं तो सिटीजन की एक अप्रोच है वो भी थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, थोड़ी सी नॉट इंटरेस्टेड हो जाती है कि कितनी बार वोट डालना है हमने, हम बार बार वोट डालने जा रहे हैं, बार बार वोट डालने जा रहे हैं। तो वोटर टर्नआउट जो है वो बहुत ज्यादा लो देखने को मिलता है हमें, कि लोग वोट ही नहीं डालने गए। तो कितनी बार लोग वोट डालने जाएंगे। अब मान लो अब महाराष्ट्र के लोग थे, अभी वो मई में वोट डालने गए, जून में 1 जून को इलेक्शन हुई थी, 1 जून को वोट डालने गए, अब दोबारा इलेक्शन आ गए तो दोबारा वोट डालने चले गए। फिर कभी पंचायत की इलेक्शन आ जाती हैं, फिर कभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन आ जाती है। तो इलेक्शन कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है जिसकी वजह से ये जो वोटर टर्नआउट है इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है।
ठीक है, जैसे इस बार देखो 2024 लोकसभा इलेक्शन विटनेस द वोटर टर्नआउट ऑफ 65.79%, मतलब 100% लोग हम काउंट कर रहे हैं वो हु आर एलिजिबल टू वोट। अगर 100 लोग हैं जो एलिजिबल टू वोट है, उसमें से अराउंड सिर्फ 65% या 65 लोग ऐसे हैं जो वोट करने गए, बाकी 35% लोग जो है दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन वोटिंग। तो इसकी वजह से हमें पता लगता है कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा कम। नेक्स्ट इज कर्टेलमेंट ऑफ इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि वोट बाइंग की जाती है, ये बूथ कैप्चरिंग किया जाता है, जो मिस यूज ऑफ स्टेट के रिसोर्सेज हैं, स्टार कैंपेनर्स हैं, मनी पावर है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस देता है कि इससे ज्यादा आप मनी स्पेंड नहीं कर सकते हो इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन तो भी मनी जो है बहुत ज्यादा स्पेंड होती है। तो वन नेशन इलेक्शन से ये जो गलत चीजें हो रही हैं, जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इनको भी हम कर्ब कर पाएंगे, इनको भी हम रोक पाएंगे, क्योंकि अगेन ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये इलेक्शन टाइमलाइन का गैप आ जाएगा बीच में, तो ये सारी चीजों को करने में एक प्रिवेंशन होगी हमारे लिए। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारे पार्टीज के लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है। लेकिन अगेन अब हमारे इलेक्शंस होते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस होता है स्टेट्स को, बहुत ज्यादा टैक्स का पैसा जो है, जो लोगों का पैसा है जो एज अ टैक्स दिया जा रहा है, जिसका डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन वही पैसा जो है हम इलेक्शंस में यूज करते हैं, चाहे स्टेट इलेक्शंस में चाहे सेंट्रल इलेक्शन में। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो हमारी एक अनइंटरप्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। नेक्स्ट इज ग्रेटर अलाइनमेंट इन डेवलपमेंट गोल्स, यही सेम चीजें हैं कि हमारे गोल्स जो हैं वो डेवलपमेंट की तरफ अलाइंड रहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वन नेशन वन इलेक्शन, अगर हम इसको लेके आएंगे तो क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड है, चाहे लोकसभा का है चाहे विधानसभा का है, वो 5 इयर्स लिखा हुआ है। अब आज अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन लेके आते हैं, तो जो ऐसी स्टेट्स हैं जो अभी रिसेंटली इलेक्ट हुई हैं, या जो स्टेट्स जिनका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, वहां पे री इलेक्शन करवानी पड़ेगी। री इलेक्शन करवाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में उनका टाइम पीरियड जो है वो अमेंडमेंट्स लाके चेंज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स जैसे कि 83, 85, 172, 356, 356 जो है ये प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल है, ये प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करेंगे तो उसके बाद उन स्टेट्स में जो स्टेट असेंबलीज है उनको हम डिसॉल्व करेंगे, फिर नई री इंस्टेट करेंगे। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए हमें सेंटर पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ेगा, और ऐसा अमेंडमेंट जिससे सेंटर स्टेट के रिलेशन में फर्क आए, चेंज आए, उस अमेंडमेंट को हमें स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत भी होती है। तो अगर स्टेट्स ना मानी, फिर स्टेट्स की विधानसभा में, स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी रेजोल्यूशन पास होंगे, अगर वो ना माने फिर, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। नेक्स्ट इज पोटेंशियल थ्रेट टू फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स है। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है, अपना गवर्नेंस कर रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम से आके बोल दे कि आप अपने काम को डिसरप्ट करो, बंद करो, दोबारा री इलेक्शन करवाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपने पावर्स का एक्सेसिव यूज हम कहीं कर रहा है, या एक्टिविज्म कर रहा है, या अपनी पावर का ओवर रीच कर रहा है, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाके काम कर रहा है, तो ये सारे जो हमारी नेशनल कैंपेन्स है, नेशनल एजेंडाज है, ये सारी चीजें इसको ओवरशैडो कर देंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिकल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस। अगेन पैसा भी बहुत लगेगा, क्योंकि एक बार में अगर हमने इतना कुछ करना है, अब एक बार में अगर वोट्स इलेक्शंस हो रहे हैं तो हमें कितने ईवीएम्स चाहिए, कितने सारे ईवीएम्स चाहिए। तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, conducting simultaneous elections for Lok Sabha and all state assemblies would require massive administrative and logistics planning. Election Commission of India estimate that implementing simultaneous election would require 10,000 crore every 15 years for procurement and replacement of new ईवीएम्स। तो इतना पैसा खर्चना पड़ेगा। इसके साथ साथ 900 मिलियन वोटर्स across 1 million polling stations poses unprecedented challenge, especially in remote and conflict prone areas. जो रूरल एरियाज है, अंडमान निकोबार जैसे एरियाज है, लक्षद्वीप जैसे एरियाज है, वहां पे करवाना मुश्किल होगा। बाकी नेक्स्ट इज डिसरप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। फ्रीक्वेंट इलेक्शन एक्ट एज कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म allowing voters to assess governments regularly. For instance, 2022 Punjab Assembly election reflected public dissatisfaction with governance, resulting in complete regime change. जैसे 2022 में अभी पंजाब में 117 में से 92 सीट्स, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी एक पार्टी को मिल गई। तो इसमें क्या है, हमारे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होंगे। तो जैसे अभी क्या है कि
लोगों के पास पावर है डेमोक्रेसी में कि जब आपको ठीक नहीं लग रही गवर्नमेंट आप उसको चेंज कर दो, तो वो 5 इयर्स के बाद चेंज कर पाएंगे। वो प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रेजिस्टेंस एंड लैक ऑफ कंसेंसस। जैसे अभी बात की, सारी पॉलिटिकल पार्टी जरूरी नहीं है इसमें अग्री करे। जो अभी रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टीज अपॉइंट हुई हैं, जिनकी गवर्नमेंट बनी है, वो इसमें ऑब्वियसली अपनी रिलक्टेंस दिखाएंगे। डिसरप्शन ड्यू टू प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन, जैसे अभी उनका 5 इयर्स का टाइम मेच्योर नहीं हुआ, तो 5 ईयर से पहले कैसे वो अपने आप को डिसॉल्व करवा देंगे। एंड नेक्स्ट इज डिलेड इलेक्टोरल जस्टिस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब इसमें अब बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स भी आते हैं इलेक्शंस में, वोट शेयर को लेके, नॉमिनेशंस को लेके, स्क्रूटनी को लेके, तो वो चीजें भी हमारी डिले हो जाएंगी। इसके लिए डिफरेंट कमीशंस बिठाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बिठाता है। तो वो सारी चीजें जो है, पिटीशंस जो है, जैसे 2019 के इलेक्शन में 130 इलेक्शन पिटीशन फाइल्ड, हाईएस्ट एवर अमंग ऑल जनरल इलेक्शंस। और वन नेशन वन इलेक्शन कुड फर्दर डिले द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड डिसरप्ट द गवर्नेंस कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये सारा हमारा वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स हैं और चैलेंजेस हैं। उसके लिए नीचे आपके लिए एक क्वेश्चन है, एग्जामिन द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग वन नेशन वन इलेक्शन इन इंडिया, व्हाट कैन इंडिया लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज रिगार्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये था हमारा अभी का सबसे बड़ा इशू। हाँ, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है, आंसर 250 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, 2 दिन लो, सैटरडे तक आराम से लिख के दे दो। एनी डाउट जैस्मिन, सिमरनजीत?